हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के उत्तर का विशाल मैदान जो है, आज उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का और एक एक चीज इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, मैदान से ही पता चल रहा है कि कोई समतल चीज है। क्या है? समतल स्थान को प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं। इसका ढाल होता है लेकिन नाम मात्र ढाल होता है, केवल नाम मात्र का ढाल होता है। कितना ढाल हो सकता है, इस सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए, हमने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में, हमने पढ़ा था हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा हमने पहले की वीडियो में कर दिया है। जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर विंध्य पर्वत श्रृंखला थी और विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर भी हमने यहां देखा था, इधर हिमालय चोटियां थी। तो हिमालय और विंध्यन के बीच में, हिमालय और विंध्यन के बीच में जो समतल क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम जो देख रहे हैं, ये कलर्स किए गए हैं, इनमें भी डिविजन्स हैं। तो इसी क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई, बात करेंगे इन पर अभी। चलिए, तो इनके बीच क्या है, हिमालय और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में, यहां हम जानते हैं कि छोटा नागपुर पठार है। तो इनके बीच में ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से, नदियां जो रेत, बालू, कंकड़, ये सब चीजें अपने साथ ले आई थी पर्वतीय क्षेत्रों से, लाकर इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दी और उससे एक समतल मैदान का निर्माण हुआ। ऊपर एक नदी बहती है, इधर हम जानते हैं कि एक नदी बहती है जिसका नाम सिंधु है। इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं, उसमें उन ट्रिब्यूटरी के नदियों के द्वारा भी कई सारे मैदानी भागों का निर्माण किया गया है। तो ये हुई बात मैदान की। तो नदियों का जो अवसाद है, नदियों के अवसाद का निक्षेप ही क्या है, समतल मैदान को जन्म देता है। ठीक है, हम एक तरह से कह सकते हैं हिमालय और विंध्य पर्वत श्रृंखला की जो संक्रमण पेटी है, जो एक सक्रिय पेटी दिख रही हमें, उत्तर भारत से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक जो हमें ये पेटी दिख रही है, यह क्या है, एक संक्रमण पेटी है और इसी को हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में बहुत सारी नदियों का सहयोग रहा है। कौन कौन सी नदियां इसमें प्रमुख हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदियों के द्वारा ही इन मैदानों का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद में कई सारे तरह के अवसाद होते हैं, जैसे रेत, क्या रेत, चिकनी मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और गाद। हम जानते हैं कि दोमट मिट्टी भी नदियों द्वारा ही निक्षेपित एक मिट्टी है, दोमट मिट्टी और गाद। तो ये सारी चीजें, इन्हीं सारी चीजों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? इसका निर्माण यानी उत्तरी भारत मैदान का निर्माण हुआ है। फिर अब बात कर रहे हैं उत्तरी भारत मैदान का जो कुल विस्तार है, जो हम देखते हैं पश्चिम से लेकर पूरब में सिंधु का जो तटीय क्षेत्र है, लगभग यह विस्तार हमें 3200, याद रखें और लिखते भी चले इसे पेपर्स पर, 3200 किलोमीटर, क्या 3200 किलोमीटर एरिया हमें देखने को मिलता है। यानी इसकी जो उत्तर में, जहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, वहां से लेकर राजस्थान तक का जो क्षेत्र है, यहां तक इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो औसत चौड़ाई हमें देखने को मिलती है, जो कुल चौड़ाई देखने को मिलती है, वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। चूंकि पश्चिम में
यह इसकी चौड़ाई अधिक है और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई हम देख रहे हैं कि चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान दें, चूंकि हम पश्चिम बंगाल एरियाज में अगर देखें, बिहार और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में देखें तो यहाँ दो बड़ी नदियों का संगम होता है, वो एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र। तो दोनों तंत्रों के मिलने के कारण इस क्षेत्र में भी इसका विस्तार अधिक देखा जाता है। ठीक, तो ये बातें हुई इसके विस्तार को लेकर। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 7.5 यानी 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। इसके ढाल की बात करें, अभी हमने कहा कि ये मैदान लगभग समतल होते हैं। क्या होते हैं? लगभग समतल होते हैं। इसी समतल होने के कारण ही नदियों के अवसाद जमा करने में आसानी होती है। नदियों को अपने अवसाद जमा करने में आसानी होती है, क्योंकि ढाल अगर कम हो जाएगा तो नदियों के वेग पर उसका प्रभाव पड़ेगा और नदियों का वेग जब कम होगा तो परिवहन क्षमता घटेगी। नतीजा क्या होगा कि वो अपने साथ लाए हुए अवसाद, जो पहाड़ी क्षेत्रों से लाए हुए अवसाद हैं, वो अपनी तलहटी के दोनों किनारों पर, नदियां अपने जो घाटी है उसके दोनों किनारों पर जमा करने लगेंगी। नतीजा ये होगा कि एक मैदान का रूप धीरे धीरे एक मैदान विकसित हो जाएगा। तो ये बातें हुई नदियों द्वारा। अब ढाल के कारण, ढाल में होने की कमी के कारण ही अवसाद जमा होते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं इसके ढाल लगभग कितने देखे जाते हैं। तो लगभग की बात करें, इसके ढाल हमने बताया लेकिन नगण्य होते हैं। नगण्य का मतलब कि ना के बराबर होते हैं। ऐसे माना जाता है कि 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, क्या 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर इसके ढाल हमें देखने को मिलते हैं। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, लगभग जो औसत देखने को हमें मिलता है 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, जो प्रति किलोमीटर है, वह हमें इसका ढाल देखने को मिलता है। शायद यही रीजंस है जिसके कारण ये नदियां अपने अवसाद को इन विशाल मैदानों में एकत्रित करती हैं। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। देखिए, अब एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन यहाँ, अभी तो हमने मैदान की मोटी मोटी विशेषता समझने का प्रयास किया। अब यहाँ देखेंगे कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति हम जानते हैं कि जब पृथ्वी बन रही थी तो पृथ्वी बनने के कारण पेंजिया था और पेंजिया दो भागों में टूटा। एक पेंजिया और जो महासागर था उस समय उसे पेंथालासा कहते थे। बाद में जब पेंजिया टूटा तो दो भागों में टूटकर बिखरा था। एक को हमने अंगारा लैंड और दूसरे को हमने गोंडवाना लैंड कहा। प्रायद्वीपीय भारत में हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। धीरे धीरे जो इंडियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट होने लगी। क्या हुआ? इसका मूवमेंट हुआ और नतीजा हुआ हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति हो गई। हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो सागर दोनों के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहते थे। बाद में इसी हिमालय की तलहटी जो घाटी थी वो घाटी बनी। अब उन घाटियों में अवसाद नदियों द्वारा धीरे धीरे लाकर जमा किए गए और उन अवसादों से क्या हुआ, इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नदियों की घाटियों में जो अवसाद जमा हुए उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आज उन्हीं क्षेत्रों को हम मैदान के रूप में देखते हैं। ये अवसाद का जो बात कही थी इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने, मैदान जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। बात करें स्वेस की तो स्वेस महोदय ने कहा कि इसके जो अग्रभाग हैं, जो पहाड़ी के, जो मैदानी के अग्रभाग हैं, पहाड़ी की तलहटी का क्षेत्र, वहां पर क्या हुआ, नदियों का अवसाद जमा हुआ और उससे मैदानों की उत्पत्ति हुई। बुर्राड महोदय ने कहा कि यहाँ पर भ्रंश घाटियां हुई थी। क्या हुई थी? जब ये मूवमेंट हो रहे थे
तो उससे भ्रंश घाटियां हुई और उन भ्रंश घाटियों में नदियों द्वारा क्या हुआ, अवसाद का जमा हुआ, जिससे ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक इसी तरह से एक और भूगोलवेत्ता ब्लैकफोर्ड, कौन, ब्लैकफोर्ड थे, और उन्होंने कहा कि यह क्या है, सागर प्रसरण का एक कारण हुआ था। क्यों? क्योंकि जो टेथिस सागर इन्होंने बताया था, टेथिस सागर हमने बताया कि टेथिस सागर था, और टेथिस सागर में जब अवसाद उसके पास जमा हुए थे, उन जमा अवसादों के कारण जब फोल्डेड माउंटेन यानी हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो उसका जो तराई क्षेत्र था वो क्या हुआ, मैदान के रूप में बदल गया। तो इस तरह से ये अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपने कॉन्सेप्ट दिए। एक और भूगोलवेत्ता थे हॉल। हॉल महोदय ने कहा कि यह क्या हुआ, भारत और अफ्रीका के बीच, भारत चूंकि क्या है, भारत अफ्रीका महाद्वीप से ही अलग हुआ। पश्चिमी भाग हमने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वह अफ्रीका महाद्वीप से कभी ना कभी जुड़ा हुआ था, और जब वो अलग हुआ तो अलग होने के कारण जो टेथिस सागर में जो अवसाद थे धीरे धीरे उस पर दबाव हुआ, और वो अवसाद क्या हुए, धीरे धीरे ऊपर उठ गए, और बाद में वही समतल मैदान के रूप में हमें दिखाई देने लगे। तो इस तरह से अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है। ये रही इसके उत्पत्ति की थोड़ी सी व्याख्या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं इस जो विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसका हमने कई तरह से डिवीजन किया है। डिविजन्स के कई सारे आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं, इनको एक बार नोट करते हैं और फिर हम बात करेंगे कौन कौन से डिविजन्स किए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डिविजन्स के आधार की। डिविजन्स के आधार की बात करें तो यहाँ पर जो आधार था वह सबसे पहले जलोढ़ की विशेषता। कौन सी? जलोढ़ की विशेषता। चूंकि नदियां क्या करती हैं, अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़। तो पहला आधार जो डिवीजन करने का था वो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जलोढ़ मिट्टी से, इसका डिवीजन पहला आधार बना। दूसरा आधार बना धरातली प्रवणता, यानी जो धरातल की बनावट थी वह भी क्या करेगी, हम कह सकते हैं धरातली प्रवणता। धरातली प्रवणता भी इसके आधार बनी इसके डिविजन्स में। इसके बाद अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या, नदियों का जो अपवाह तंत्र था, जो छोटी छोटी नदियां थी, बड़ी बड़ी नदियों की जो छोटी छोटी सहायक नदियां थी वो भी मैदानी भाग को निर्माण करने में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले की। तो हम कह सकते हैं कि जो अपवाह तंत्र है, क्या है, अपवाह तंत्र है, वह भी कहीं ना कहीं इसके आधार के रूप में देखा जाता है। इसके बाद एक और था, वह क्या था, सबका अपना प्रादेशिक या क्षेत्रीय, प्रादेशिक या क्षेत्रिक आधार था। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंडीशंस हमें देखने को मिलते थे, अलग अलग तरह के उच्चावच हमें देखने को मिलते थे, तो उस तरह से भी मैदानों का डिवीजन किया गया है। तो ये इसके 4 मूल आधार हैं, इन्हीं आधारों पे हमने इसका डिवीजन किया है। पहला जो जलोढ़ आधार पे है उनमें देखते हैं कि उनका डिवीजन करने का हमारा क्या पर्पज रहा है। अब बात करेंगे ये डिविजन्स के आधार हैं, क्या है, ये डिविजन्स के हमारे पास आधार हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला जलोढ़ के आधार पर जो हमने डिविजन्स किया उसमें हम पढ़ते हैं भावर क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं, नदियां चूंकि पर्वतीय भाग से ही निकलती हैं, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियों की चर्चा आगे वीडियो में हम करेंगे, लेकिन सामान्यतः हमें जानकारी होनी चाहिए कि नदियां हमेशा किसी ऊंचे स्थान से, किसी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से ही निकलती हैं और निकलकर ढाल का अनुसरण करके वो मैदानी भागों में आती हैं। तो यहाँ भी ठीक कंडीशंस वैसे है। तो हिमालय से निकलकर नदियां कहाँ आ रही हैं, मैदानी क्षेत्र में आ रही हैं। तो चलिए, ये भाग है कोई पर्वतीय क्षेत्र और यहां से मान लीजिए हमने कोई नदी
निकल रही है और ये नदी धीरे धीरे कहाँ आएगी, मैदानी भाग में आएगी। तो यहाँ ढाल हम देख रहे हैं कि इसका ढाल यहाँ पर तीव्र है। नतीजा क्या होगा, जब ढाल तीव्र होगा तो कटान नदियों में अधिक होगा और ये नदियां बड़े बड़े शिलाखंड को अपने साथ लेकर बहने का काम करेंगे। शिलाखंड आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे और टूटने के बाद चूंकि चूर्ण काफी दूर तक जाएंगे जबकि शिलाखंड यहीं पर रुक जाएंगे, बड़े बड़े शिलाखंड। तो मैदानी भागों के तटीय क्षेत्र में अब हम ये कह सकते हैं कि जो पदीय क्षेत्र है, जैसे ये पहाड़ है और पहाड़ का बिल्कुल जो पदीय क्षेत्र है जो उसके पद में है, यानी बिल्कुल जहां से शुरू होता है मैदानी क्षेत्र, वहां पर नदियां जैसे ही मैदानी भाग में आती हैं बेग की कमी के कारण वो अवसाद छोड़ती हैं और उसी अवसाद को हम क्या कहते हैं, उसी अवसाद को जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाकर उसके पदीय क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं भावर क्षेत्र। क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि भावर का अर्थ होता है किसी को, मान लीजिए ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी को गुमराह कर देना। आप उसे सही बातें, सही दिशा ना दिखाकर, सही चीजें ना बताकर उसे गुमराह कर दें। ठीक ऐसे ही कंडीशंस हमें इस भावर क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। सामान्यतः जब हम जाते हैं इस क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि ये छोटी नदियां जब इसके बीच से गुजरती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने के कारण इनकी धाराएं उसके अंदर से बहती हैं। ऊपर बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है, बड़े बड़े पत्थरों के कारण नीचे से इनका जल रिसता रहता है। नतीजतन ये होता है कि ये भावर क्षेत्र हमें दिखता है, ये भावर क्षेत्र हमें दिखता है। यही हम दो चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं शंकु जलोढ़ और एक पढ़ते हैं, क्या हमने पढ़ा था, शंकु जलोढ़ और पंक जलोढ़ और शंकु जलोढ़, दो चीजें हमने पढ़ा था। तो ये यही क्षेत्र होता है, भावर का क्षेत्र ही पंक जलोढ़ और शंकु जलोढ़ का क्षेत्र होता है। तो पहले बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियां क्या हो जाएं, गुम्फित हो जाएं, यानी खो जाएं, नदियां खो जाएं। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी नदियों के साथ होता है। बड़ी बड़ी नदियों की जलधाराएं दिखती हैं लेकिन जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनकी जलधाराएं यहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसलिए इस क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भावर क्षेत्र क्या कहते हैं। तो भावर क्षेत्र हमें जो भारत में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत को हमने जब पढ़ा तो हिमालय क्षेत्र को पढ़ा और हिमालय को हमने 4 भागों में पढ़ा, इसके 36 डिविजन्स में। एक ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, फिर हमने शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय जहां से शुरू होता है उसके बाद से मैदानी क्षेत्र शुरू होता है। तो जो भावर क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कहां, इन्हीं शिवालिक पदीय क्षेत्र में। शिवालिक का जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, मैदान और शिवालिक का दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र है, वहां हमें भावर क्षेत्र देखने को मिलता है। बात करें इसकी लगभग चौड़ाई की, तो इसकी लगभग चौड़ाई जो हमें देखने को मिलती है वो 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। कितना, 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ढाल मंद हो जाता है, हमने पहले ही बताया ढाल क्या होता है, मंद हो जाता है। यहीं पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। नोट करते चलें इन सब बातों को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब नदियां जब भावर क्षेत्र के बाद फिर और आगे बढ़ेंगी मैदानी भागों में, तो फिर नदियां दिखाई देने लगेंगी। क्या होगा, अब नदियों की जलधारा यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। जो नदी यहाँ पर डूब गई थी, अब वो नदी धीरे धीरे हमें अब जलधारा के रूप में, सरिता के रूप में आगे बहती हुई दिखाई देगी। और जब हमें सरिता बहती हुई जहां से दिखाई देगी उसे हम क्या कहेंगे, पहला तो हमने कहा कि भावर क्षेत्र, क्या, भावर। दूसरा हम कह रहे हैं तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तो अब इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र कहेंगे। तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो लगभग
कितना, तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर के आसपास देखने को हमें मिलती है। तो ये सब बातें 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। भावर प्रदेश के बाद जो नदियां हमने बताया कि जो भावर प्रदेश के बाद जो नदियां विलुप्त हुई थी भावर प्रदेश में, अब वो नदियां तराई प्रदेश में आने के बाद पुनः दिखाई देने लगती हैं। क्या? वो नदियां पुनः दिखाई देने लगती हैं। इसके साथ ही साथ यह प्रदेश, चूंकि नदियां अब ऊपर दिखाई देने लग रही हैं, तो नदियां जहां दिखाई देने लगेंगी, जल का धीरे धीरे क्या होगा, आसपास एरियाज में जल का बिखराव होगा, और जल बिखराव के कारण कहीं पर यदि गहरे गड्ढे दिखाई देंगे तो जल वहां पर भर जाएगा। नतीजतन क्या होगा, यहां पर बहुत सारे दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या? दलदली। यहां पर तराई क्षेत्र में बहुत सारे दलदलीय क्षेत्र का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अब बात करेंगे नदियों से ही जो चौथा है, जो तीसरा डिवीजन इसका हुआ वो बांगर। क्या? बांगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बांगर क्या है? मान लीजिए कोई नदी इसके बाद अब आगे मैदानी क्षेत्र में बह रही है, तो बाढ़ आने के कारण कभी प्राचीन अवस्था में जब थी नदी का, जब प्रारंभिक अवस्था था, तो उस समय नदियों की घाटी क्या थी, नदियों की घाटियां कम गहरी थी। नतीजा क्या था कि अधिक जल होने के कारण वो बहुत सारे क्षेत्र पर बहना शुरू कर देती थी और उनसे मिट्टी का अवसाद जमा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे घाटी गहरी होने के कारण नदियां सिमट जाती हैं, तो हम जो पुराना क्षेत्र हो जाता है, फिर कभी भी उस क्षेत्र में जीवन में कभी भी दोबारा उस क्षेत्र में नदियां नहीं बहकर उनका जल ना बहे, यानी जो पुराना क्षेत्र नदियों द्वारा निर्मित हुआ होगा वह क्या होगा, उसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नदियां चूंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, तो जो पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान है उसे हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार हमें जो देखने को बांगर क्षेत्र का मिलता है वह अधिकतम हमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कहां? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो एरिया हमें बांगर क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहां पर जो है रेह या कलर्स मिट्टी का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। क्या? रेह या कलर्स, स्थानीय भाषा में इसे रेह या कलर्स मिट्टी यहां से देखने को मिलती है। फिर बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान का निर्माण हुआ है, कुछ मैदानी क्षेत्र चूंकि राजस्थान से सटा हुआ है, तो बालू से भी इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हवाएं उड़ाकर बालू राजस्थान से लाकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जमा कर देती हैं, तो वह भी एक मैदानी एरिया में हो गया है। लेकिन जैसे उर्वरा नदियों द्वारा मिट्टी का होता है, बालू द्वारा मिट्टी से उस तरह की उर्वरा हमें देखने को नहीं मिलती। अब बात करेंगे एक और मिट्टी है, नदियों द्वारा मैदानों का जो निर्माण होता है, बांगर के बाद खादर। क्या? खादर। तो नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है, जो नवीन जलोढ़ क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम खादर कहते हैं। और खादर क्षेत्र कहां हमें देखने को मिलेगा? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है बांगर खादर क्षेत्र में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें समझ में आई। अब कुछ और आगे बात करते हैं। चलिए, ये नदियां इस तरह से
भावर क्षेत्र से होते तराई क्षेत्र, तराई से फिर बांगर, बांगर से खादर का निर्माण करते हुए आगे डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। डेल्टा मैदानी क्षेत्रों का ही एक भाग होता है। नदियां जब वृद्ध अवस्था में पहुंचती हैं तो डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण करती हैं और डेल्टाई क्षेत्र भी दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा हम पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में है और सुंदरबन डेल्टा एक दलदली क्षेत्र के रूप में होता है। सामान्यतः यह दलदली क्षेत्र चूंकि जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, होता है डेल्टाई क्षेत्र। तो इतनी सारी बातें इन नदियों से हमें समझ में आती है कि ये नदियां इस तरह से मैदानों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? नदियां इस तरह से इन मैदानों का निर्माण करती हैं। इसमें हमने इसका अभी डिविजन्स देखा कि जलोढ़ के आधार पर हमने इसको बांटने का प्रयास किया। हमने कई कलर्स, कई शेप यहाँ पर दिए हुए हैं। एक बार उनके विषय में बात करते हैं। देखिए, यह क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र है और इसे हमने राजस्थान के मैदान का नाम दिया है। राजस्थान मैदान क्या है? प्रादेशिक विभाजन पूछा जाता है कभी कभी, तो यह है राजस्थान मैदान। इसके बाद यहां पर पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदानी क्षेत्र। ठीक, इसके बाद पश्चिमी क्या है? पश्चिमी जो पंजाब हरियाणा के बाद ये उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश में दो विशाल नदियां, बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो गंगा, ये गंगे क्या है? गंगा का मैदान, क्या? गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान को हम कई भागों में बांटते हैं। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। हमने गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से मैदान? सबसे पश्चिम में है, इसे हम क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा कहते हैं। क्या? ऊपरी गंगा का मैदान। फिर मध्य में है मध्य गंगा का मैदान। फिर इसके बाद लास्ट में हम पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देख रहे हैं और थोड़ा सा बिहार का क्षेत्र। तो ये कहलाता है निचली गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। तो इस तरह से हम ये मैदानों का डिवीजन, प्रादेशिक डिवीजन करते हैं। ठीक, हमें पूरब में एक और मैदानी क्षेत्र दिख रहा है, इसे हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से इसका हम प्रादेशिक डिवीजन भी कर लेते हैं। इतनी सारी चीजें हमें जो मैदानी भाग हैं उत्तर के विशाल के मैदान से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसके विषय में हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि किसी बात को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके सभी प्रश्नों के समाधान किए जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।